आना पड़ता है, किसी को दिल्ली आना पड़ता है, किसी को कलकत्ता में, किसी मुंबई में आना पड़ता है। ऐसे बच्चों को बहुत सुविधा होगी इस ब्रॉडबैंड फैसिलिटी के कारण से। महिला के लिए भी इस बजट में बड़े मात्रा में 5 लाख करोड़ के आसपास राशि रखी गई है। और जो फेडरलिज्म की बात होता है, फेडरल सिस्टम जो डेवलप करने के लिए राज्य एवं केंद्र सरकार के साथ संपर्क, उसको मजबूती देने के लिए इस बजट में 1.5 लाख करोड़ रुपया एक्स्ट्रा रखा गया है। जो स्टेट को दिया जाता है उनका बजट शेयर वो तो है ही है, उसके ऊपर एक पहली बार इतने बड़े मात्रा में 1.5 लाख करोड़ रखा गया है जो राज्यों को मदद कर पाए। और साथ ही साथ ये जो बजट 50 लाख करोड़ के ऊपर जो बजट है, इसमें से 50% पैसा राज्यों के पास, लगभग 25 लाख करोड़ रुपए राज्यों के पास जाते हैं। मैंने देखा बजट में डिस्कशन करते समय बहुत सारी हमारे अपोजिशन के मित्र लोग, नहीं राज्यों को क्या दिया जाएगा, राज्यों का एलोकेशन क्या है, डिस्ट्रिक्ट का एलोकेशन क्या है। और मैं निर्मला जी को धन्यवाद दूंगा, पहले दिन ही उन्होंने राज्य वाइज एलोकेशन, स्टेट वाइज एलोकेशन एंड उनके बजट स्पीच में लास्ट में उन्होंने बहुत से राज्यों को उदाहरण देके भी बोला है, तो इस तरीके से राज्यों को दिया जाता है। तो कुल मिला के ये बजट रोजगार देने वाला बजट, महिला को सशक्तिकरण का बजट है, भारत की इकोनॉमी को शक्तिशाली बनाने का बजट है। और माननीय प्रधानमंत्री जी का जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाने का जो सपना है इस बजट में दिखता है। और साथ ही साथ हर क्षेत्र में, चाहे वो रोजगार के क्षेत्र हो, चाहे वो किसानों का क्षेत्र हो, चाहे मेडिकल सेक्टर हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चारों तरफ इस बजट में सुंदर तरीके से विषय रखा गया है। और नरेंद्र मोदी जी का सबसे जो बड़ी बात है डिजिटाइजेशन, जिसके कारण से करप्शन फ्री भारत के तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। और मैं गर्व के साथ बोलता हूं, आज भारत लगभग 48% डिजिटाइजेशन के माध्यम से ट्रांजैक्शन करती है और दुनिया के तीसरा जो डिजिटल ट्रांजैक्शन भारत में होता है। और डिजिटल ट्रांजैक्शन के कारण से हमारा जीडीपी बढ़ता है। हमारा जीडीपी डिजिटल ट्रांजैक्शन के कारण से लगभग 12% बढ़ता है। ये कम नहीं होता। 12% आपके टोटल बजट के डिजिटाइजेशन के कारण से हो रहा है, बहुत बड़ी विषय है। यूपीए सरकार रहे तो ये उस समय बहुत सारी कहानी ऐसा होता था, तो दिल्ली में इतना बजट होता है, राज्य में इतना जाता है और रास्ते में इतना खराब होता है। वो उदाहरण मैं बार बार देना तो चाहता हूँ कि ये सब लोग मानते हैं, जानते हैं, आप लोगों को भी मालूम है। किंतु नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से एक स्वच्छ भारत शुरुआत किया था, लोगों ने तो उस समय माना था स्वच्छ भारत मतलब झाड़ू लेके निकलना, यही स्वच्छ भारत मतलब आपको करप्शन फ्री भारत देना है। स्वच्छता तो रहना ही है जीवन में, साथ साथ करप्शन फ्री भारत, डिजिटाइजेशन इसमें बड़ा विषय है। और इस बजट में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए भी 500 करोड़ रुपए रखा गया, 500 करोड़, क्योंकि आज के हमारे जीवन में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बहुत बड़ा महत्व है। हम उसको लेके ही चलना पड़ेगा। इसमें प्लस माइनस दोनों है, तो हमको प्लस कैसे करना, इसके लिए इसके ऊपर 500 करोड़ रुपए रखा गया है। इसको जनता तक पहुँचे। और साथ साथ एक विषय में आपसे, आप जब मैं प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ही रहा हूँ, एक विषय में आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। माननीय गृह मंत्री जी ने इसके ऊपर बहुत ही बारीकी से काम कर रहा है। साइबर जो क्राइम हो रहा है, इसका शिकार जाने अनजाने बड़े बड़े पॉलिटिशियन भी होता है, गरीब लोग भी होता है, पत्रकार भी होता है, किसान भी होता है, सब लोग होता है। मैं आप लोगों को एक स्पेशल आवेदन करना चाहता हूँ, आप लोग करते होंगे। भारत सरकार तो अभी सभी टेलीफोन में सभी स्टेट में व्यवस्था कर दिया, फ़ोन करते ही उसको ऊपर सावधान का रहने के लिए एक व्यवस्था के बारे में बताया जाता है। किंतु मैं आप लोगों के माध्यम से ये कहूँगा, आप लोग भी कहीं भी जाए ये बात ज़रूर बात करें। 1930 जो नंबर है उसके बारे में सब लोगों को जानकारी होना चाहिए। 1930 में कभी कोई भी इस तरीके का जो ट्रांजैक्शन होता है, आपके साथ चीट होता है, तो आप तुरंत उसके ऊपर कंप्लेन करें। ये नंबर सबको जानना चाहिए, 1930। ये बजट का अंश नहीं है, कि मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि हमारा बजट गड़बड़ा कर देते यही लोग करके।
तो इससे हम लोगों को सावधानी बरतना है और 1930 का नंबर गांव-गांव में, घर-घर में सबको पता होना चाहिए और किसी के साथ भी ऐसा हो तो तुरंत उसी नंबर में करे और इसमें कार्रवाई होता है। और 1930 में एक बार आपने कंप्लेन कर दिया, कोई टेस्ट करने के लिए कंप्लेन मत करिए, तो आपके घर तक पहुंच जाएगा। तो इसमें कंप्लेन करने के बाद मैंने देखा पूरे व्यवस्था सरकार की तरफ से लिया जाता है। कंप्लेन ज़्यादा से ज़्यादा जल्दी करें, नहीं तो क्या कोई ट्रांजेक्शन होने के बाद 2-4 मिनट के अंदर देखिएगा 3-4 अकाउंट में चला जाता है, आप दोबारा रिटर्न बैंक भी नहीं कर पाते क्योंकि उस अकाउंट में है ही नहीं। तो इसलिए तुरंत फ्रॉड ना हो उसके लिए क्या इसके लिए बहुत सारी व्यवस्था भारत सरकार ने किया है। मैं कंसल्टेटिव कमेटी का मेंबर भी होम का, उस दिन माननीय गृह मंत्री जी ने बैठक लिया था, अपोजिशन एवं सबको लेके लंबे बैठक किया था और उसके ऊपर नहीं हो इसके लिए जो जो करना, बहुत सारी केसेस समाधान भी हुआ है, लाखों केस समाधान हुई है और ये जानकारी आपके पास पूरा नहीं आया और इसके ऊपर बहुत निगरानी करते हुए आज की डेट में सबसे बड़ी समस्या बन वही समस्या मैं इसलिए बोल रहा हूँ इसको, इसलिए देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस था, मैं क्यों ये बात बोल रहा हूँ, आप लोगों को मालूम है ये हमारे लिए सबसे बड़ा समस्या है। तो इसको समाधान करने के एक ही रास्ता है, सरकार ने सब व्यवस्था करके रखे, 2047 तक भारत विकसित देश बन जाएगा। तो इसका कोई पैरामीटर तो होना चाहिए, किसके ऊपर बेस करके बोलेंगे। तो इसमें बड़ा बेस है न्यूक्लियर पावर का, तो 20,000 करोड़ दिखाया, ये मैं मानता हूँ ये एक बड़ा उदाहरण है जो इस तरीके से। दूसरा, इस बजट में आपने देखा होगा 10.1% ग्रोथ रेट इन्फ्लेशन के इंक्लूड करके दिखाया, जो उसका आसपास जाएगी। कितना हिम्मत वाला बजट है। तो दुनिया में शक्तिशाली देश जिनको माना जाता है, चाहे चाइना हो, जापान हो, इंग्लैंड, यूके हो, फ्रांस हो, इनके हिम्मत नहीं होता इस तरीके से बजट पेश करने की, ना उनके पास इतना स्पीडी इकोनॉमी है। दुनिया के सबसे बड़ा स्पीडी इकोनॉमी भारत है आज के दिन में और इसमें 10.1% ग्रोथ रेट अनुमानिक लेके चलना, ये बहुत बड़ी साहसी कदम है। साथ ही साथ मैं हरियाणा में बैठा हूँ, तो हरियाणा में जो इस बजट में देखा मैंने, जो पिछले जो यूपीए सरकार था, यूपीए सरकार रहते हुए 2014 तक, 14 के बाद मोदी जी का सरकार आ गया, 14 तक 21,564 करोड़ रुपया हरियाणा को दिया जाता था और आज वो बढ़ के 78,345 करोड़, इसका मतलब 263% ज़्यादा है। तो नरेंद्र भाई मोदी जी काम करता है, उसका रिजल्ट भी दिखता है और उसका कारण स्वरूप हरियाणा में पर कैपिटा इनकम लगभग 3 लाख के आसपास हरियाणा में, और भारत का भी पर कैपिटा इनकम यूपी गवर्नमेंट में रहते हुए जो था उससे लगभग दुगुना हुआ है। साथ ही साथ इसमें जो किसानों के लिए किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें 5 लाख तक अवधि बढ़ाया गया है और साथ ही साथ 3 नया यूरिया प्लांट भारत के पूर्वांचल में, असम में भी इसमें एक है, 3 यूरिया प्लांट लगाने वाले हैं। इससे निश्चित भारत के किसानों को बड़े मात्रा में लाभ मिलेगी, क्योंकि हम लोगों को सबको मालूम है यूरिया और पोटाश हम ज़्यादातर रशिया और मिडिल ईस्ट की कंट्री से हम इंपोर्ट करते हैं। तो स्वाभाविक तौर पे इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इसमें हमने देखा बड़ी मात्रा में बजट में राशि रखी गई है। 120 न्यू डेस्टिनेशन फॉर न्यू एयरपोर्ट उड़ान प्रकल्प में रखा गया है। हायर एजुकेशन में, मेडिकल साइंस में नेक्स्ट ईयर में 1 साल में 10,000 सीट बढ़ाने का, अगले 5 साल में 75,000 सीट बढ़ाने का, मेडिकल की सीट, एमबीबीएस की सीट। ये
दर्शाता है आपको हायर एजुकेशन में, स्कूल एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन में हमने ब्रॉडबैंड का फैसिलिटी देने का घोषणा की है, क्योंकि आजकल इंटरनेट का ज़माना है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है, तो स्वाभाविक तौर पे कोई गांव में स्कूल होगा और उसमें ब्रॉडबैंड की सुविधा होगी, तो कभी कभी होता है कि बड़े बड़े यूनिवर्सिटी में अच्छे अच्छे प्रोफेसर वहाँ बैठे हैं, तो इन लोगों से भी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से आप एक गांव में बैठा हुआ स्कूल के क्लास में आप शेयर कर सकते हैं। ऐसे जो मैं ऐसे राजनीति में हूँ तो मेरा स्वभाव है, मैं स्पष्ट बोल देता हूँ, मालूम है ना आप लोगों को, इनको मालूम नहीं है, जरा हाथ उठाइए, सबको मालूम है ना, स्पष्ट बोलता हूँ, इससे मेरा लाफा नुकसान दोनों ही होता है। सर इसीलिए 1.5 घंटा वेट किया है कि आप स्पष्ट बोलते हैं। तो स्पष्ट बोल देता हूँ। तो ऐसे तो मैं इसलिए बोल रहा हूँ, लोग बोल देते हैं रास्ते में देर हो, रास्ते में नहीं, घर से ही देर से निकला हूँ। बधाई देता हूँ और निर्मला जी को भी, क्योंकि लगातार इन्होंने जितनी भी बजट प्रस्तुत किया है, ये बजट देश के इकोनॉमी को सभी समय एक नया दिशा दिया है, चाहे अंतरिम बजट हो और अभी फुल जो बजट पेश किया है। इस बजट में लगभग 50,65,565 करोड़ की बजट है। इसका मतलब पिछले बजट से जो एस्टिमेटेड बजट है 7.4% ज़्यादा है। हमारे जो अपोजिशन के जो पक्ष है, ये हर समय मैं देखता हूँ बजट के ऊपर जो उनका प्रतिक्रिया आते हैं, बिना स्टडी किए हुए प्रतिक्रिया देते हैं। ये भारतीय डेमोक्रेसी का एक विडंबना है, जो आजकल इस तरीके के जो लीडरशिप डेवलप्ड हो अपोजिशन में, जो बिना पढ़ाई, पद तो वही है, अपोजिशन लीडर है, पद तो वही है, उसी पद में एक समय सुषमा जी सुशोभित करते थे, आडवाणी जी सुशोभित करते थे, तो देश इनकी अपोजिशन लीडर के व्यक्तित्व को देखते थे, उनकी डेप्थ को देखते थे। आजकल जो हम लोग देखते हैं, बजट पेश किया निर्मला जी ने, बजट पेश करते ही सोनिया जी जैसा नेतृत्व भी मैं देखा हूँ, इस तरीके से जवाब दे देते हैं। आप जस्ट आपने बजट पेश किया, आपको इस पर स्टडी करना चाहिए। बजट स्पीच में सब कुछ नहीं बोल सकता है कोई भी वित्त मंत्री, संभव नहीं है। आजकल तो रेल बजट भी इस पर इंक्लूडेड है। स्वाभाविक तौर पे उसको एक बार स्टडी करके देन आपको प्रतिक्रिया देना चाहिए। तो इस देश की अभी विडंबना है, ऐसे अपोजिशन लीडर पैदा हुआ है जो बिना पढ़े देश के इकोनॉमी के ऊपर, देश के बजट के ऊपर प्रतिक्रिया देते हैं। आप लोगों ने भी शायद ज़रूर इसको नोट किया होगा। साथ साथ इस बजट में सबसे जो बड़ी बात मैं देखता हूँ, मिडिल क्लास के लिए इस बजट में पहली बार माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2 हाथ खुल के काम किया। 1 लाख तक इनकम व्यक्ति को टैक्स ना देना पड़े, ये भारत जैसा देश के लिए बहुत बड़ी बात है। 12 लाख तक इनकम करेंगे और आपको एक भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। और जो सरकारी एम्प्लॉय है, इनको तो और भी सुविधा है, उसमें लगभग 13,36,000 के आसपास उनको रिबेट मिल जाता है पूरे इसमें। और एक बिंदु जो हमारे देश के भविष्य को दर्शाता है, न्यूक्लियर पावर में 20,000 करोड़ रुपया रखा है, 20,000 करोड़ इन न्यूक्लियर पावर। पावर के बारे में हम लोग जानते हैं, हम लोग हाइड्रल पावर, थर्मल पावर, दोनों के ऊपर ज़्यादा डिपेंड होते हैं। हम सभी के पास जानकारी है जो कभी ना कभी आपको थर्मल पावर में पाबंदी आती है, आएगी। क्या कारण है? क्योंकि वो कोयले के ऊपर निर्भर है, डीजल के ऊपर निर्भर है। ये खनिज जो पदार्थ है, ये एक सीमित समय तक आपको दे सकता है। 2 पावर, न्यूक्लियर पावर और हाइड्रल पावर, वो प्रकृति किससे मिलता है?
और माननीय प्रधानमंत्री जी ने इस बजट में जिस तरीके से 20,000 करोड़ रुपए के न्यूक्लियर पावर की व्यवस्था का घोषणा किया है, वो हमारे एक समृद्धशाली विकासशील भारत को दर्शाता है। इसके ऊपर कुछ भी क्वेश्चन करना है तो आप मुझे सर मैं प्लीज टेल मी। क्या इस देश में जो हमारे मोदी जी का एक है कि कोई तो क्या गरीबी इससे ख़त्म हो जाएगी, और क्या हम ये मानते हैं कि गरीबों को मिलने वाली जो सहूलत है, अभी सुविधा है, अगर देखिए सब लोग अमीर हो जाएंगे तो फिर गरीब तो कोई रहेगा नहीं, तो क्या इस तरफ ये क्या पहला कदम माना जाए? देखिए, गरीब एक स्वभाव है। मैं बहुत लोगों को देखता हूँ आर्थिक रूप से करोड़ सौ मनी पैसा उनके पास है, स्वभाव से गरीब। भारत में कम्युनिस्ट लंबे समय शासन किया है और देश के पहला प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू जी सोशलिज्म तथाकथित कम्युनिस्ट सोशलिज्म में प्रभावित व्यक्ति था। ये हमारे देश के दुर्भाग्य है। गरीब की डेफिनेशन कम्युनिस्ट ने जिस हिसाब से दिया उसी को हम लेके चलते हैं, जैसे जवाहरलाल नेहरू ने दिया ऐसे चलते हैं। गरीब के डेफिनेशन विप्लव देव ऐसा नहीं मानता। गरीब एक स्वभाव है, और हाँ, आर्थिक रूप से कमजोर, आर्थिक रूप से मजबूत, ये दो व्यवस्था होती है। किंतु इसके लिए जिस तरीके से माननीय प्रधानमंत्री जी ने देखिए मिडिल क्लास को जिस तरीके से इस बार राहत दिया है, आपको साल में आप 1 लाख रुपया जो सेविंग कर सकते हैं, सेव कर सकते हैं। 1 लाख रुपया मिडिल क्लास लोगों के लिए 1 लाख रुपया बच जाना बहुत बड़ी बात है। हम 2% इंटरेस्ट के लिए बैठे रहते हैं। ये जो मैंने पहले फ्रॉड केस में 5% इंटरेस्ट सुनते हुए हम पैसा डाल देते हैं, तो उस जगह में आपको 1 लाख रुपया मतलब साल माने मंथली एक तरह देखो तो लगभग 10,000 के आसपास सबको बोनस, जो मिडिल क्लास के जो लोग इसमें आते हैं 10,000 लोग 500,000 रुपये के स्कीम देके बोलता है हमने तो आपके लिए बहुत कुछ कर लिया। आपके साथ जो हमारे दिल्ली में जो इतने दिन मुख्यमंत्री रहे हैं, इन्होंने 2100 रुपया देके बोलता था महिला को हमने तो सब कुछ बहनों को दे दिया, और मोदी जी ने इस बजट में सीधा 10,000 के आसपास पर मंथ प्रॉफिट होने वाला मिडिल क्लास के लिए दिया है। इसको हम 12 लाख में जाके देखते हैं, इसमें सेविंग जो 1 लाख रुपये 1,10,000 के आसपास हो रहा है, तो 1,10,000 का लगभग आप हिसाब करो, लगभग 10,000, तो 10,000 रुपीज़ पर मंथ आपको एक्स्ट्रा दे दिया। मैंने किसी पत्रकार को इस तरीके से लिखते हुए मैंने देखा नहीं, ना नेशनल में ना स्टेट में। इसको आप लोग लिखिए। तो मोदी जी ने मिडिल क्लास को 10-10 हज़ार रुपया लगभग देने का, बोनस देने का बंदोबस्त किया हुआ है। मोदी के बारे में ये जो दिल्ली में पहले मुख्यमंत्री रहे वो बोलते थे सब तो मैं फ्री देने वाला, सब कुछ करने वाला मैं ही हूँ। आप लोग उसको लिखिए मोदी जी ने किस तरीके से इंस्टीट्यूशनल, ये देते थे रेबरी, हम देते इंस्टीट्यूशनल, तो सिस्टम में चले जाते हैं जो कि आपके हिस्सा बनता है। इससे आपको, आपके बेटों को आप पढ़ा सकता है, आपके बेटी को आप एस्टेब्लिश कर सकते हैं, इसके लिए आप योजना बना सकते हैं। तो इस तरीके से जो गरीबी का जो डेफिनेशन है आपने बताया कैसे जाएगा, ये इसका एक बड़ा उदाहरण है। 10,000 लगभग आपको सेविंग करने का मौका मिला है, तो कैसे इस देश में आर्थिक रूप से कमजोर लोग रह सकते। विपक्ष ने इसको छलावा बताया कि आज के समय में 10,000 पर मंथ की सेविंग आपको लगता है मिडिल क्लास कर पाता है, और ऐसे लोगों की संख्या कितनी होगी? बड़े संख्या है, इसके संख्या बहुत बड़ी है। हमारे देश में लगभग मिडिल क्लास जो इस 1 लाख तक रोजगार जो आते हैं, इसमें हमारे देश के लगभग, मुझे जहाँ तक जानकारी है, 70% लोग इसमें आते हैं, 70-70% लोग इसी में आते हैं। तो एक साथ इसका लाभ। दूसरा, हमारे देश के 140 करोड़ 41 करोड़ के आसपास पॉपुलेशन है, उसके अंदर ऑलरेडी कोरोना के समय से लगातार प्रति व्यक्ति 5 किलो करके अनाज माननीय प्रधानमंत्री जी ऑलरेडी 81 करोड़ लोगों को दिया जाता है। तो मेरे भाई ने जो क्वेश्चन किया था गरीबी कैसे हटेगा, गरीबी मतलब आर्थिक रूप से कैसे मजबूत किया जा सकता है,
आपको अनाज का तो प्रति व्यक्ति 5 किलो तो मोदी जी ने पहले से ही दे के रखा है, उसके ऊपर आपको अभी जो 10,000 रुपये का बोनस देने को भी बंदोबस्त कर दिया है। तो स्वाभाविक तौर पे हम उस पैसे से आज अपने बच्चों को पढ़ा सकते हैं, अपने घर में इंफ्रास्ट्रक्चर बना सकते हैं, अपना भविष्य को सुंदर कर सकते हैं, हम डिजिटाइजेशन की तरफ जा सकते हैं। इसको ड्यूटी फ्री करके और कुछ में 5% के आसपास ही रख के इसको जो भारत के जनताओं के सामने ला के रख दिया। और इसमें साथ साथ और एक घोषणा भी की, जो सभी डिस्ट्रिक्ट में एक कैंसर हॉस्पिटल बनाना है। ये बहुत बड़ी बात है और इससे भारत के लोगों को बहुत बड़ा जो सुविधा मिलेगी। जनताओं के सरकार जनताओं के द्वारा इस बजट में वो दिखता है। सर आपने 36 दवाइयों की बता दिया है, 36 दवाइयों के बारे में बता दिया, लेकिन बात करें सिविल हॉस्पिटल फरीदाबाद की या बल्लभगढ़ की, दवाइयाँ मरीजों को पूरी मिल नहीं पाती हैं, सुविधाएं हैं नहीं, डॉक्टर वहाँ पर मतलब है नहीं पूरी, अभी वैकेंसीज खाली हैं। बाद में करेंगे। जो बेसिक मेडिसिन होती है जिसको हम कहते हैं वो तक मुहैया नहीं करा पा रही है सरकार सरकारी अस्पतालों में। देखिए सरकारी हॉस्पिटल में सब मुहैया नहीं करा पाता है। इसमें आदरणीय नड्डा जी अभी हेल्थ मिनिस्टर है, उस दिन भी हम नड्डा जी के साथ बैठे थे किसी कोई संसद में, तो उसमें राज्य सरकार सभी राज्य सरकार अलग अलग होती है, अलग अलग पार्टी का भी है, भारतीय जनता पार्टी का भी, एनडीए का भी और बाकी सबका भी कोई स्टेट है। अब एनएचएम के माध्यम से केंद्र सरकार बड़े मात्रा में बजट राज्य सरकार को देती है, एनएचएम के माध्यम बड़े मात्रा में। उसको सही तरीके से राज्य सरकार को मॉनिटरिंग करके खर्चा करके मांगना चाहिए। केंद्र सरकार पैसा लेके बैठा हो, मुझे मालूम है, चीफ मिनिस्टर है, मुझे मालूम है केंद्र सरकार एनएचएम के माध्यम से आपका एक्सरे का भी पैसा देता है, ब्लड टेस्ट का भी पैसा देता है, छोटे मोटे टेस्ट की, टीबी का टेस्ट है उसका भी देता है। तो केंद्र सरकार उसका पूरा योजना दे के रखे है। मैं आग्रह करूंगा आपके माध्यम से सभी राज्य सरकार, सिर्फ हरियाणा नहीं, सभी राज्य सरकार के जो हमारे एनएचएम है इसको मॉनिटरिंग करें। और इसको तो मुझे लगता है हेल्थ मिनिस्टर तो करना ही करना, चीफ मिनिस्टर को भी इसको मॉनिटरिंग करना चाहिए उनके सीएम हाउस से। जो एनएचएम के जो भी राशि केंद्र सरकार जो देती है उसको समय पर खर्चा करना और केंद्र सरकार से मांग के जाके लेना। मैं आपको विश्वास के साथ कह सकता हूँ माननीय नड्डा जी इसके लिए बैठे हैं, उनका दरवाज़ा खुले है। कोई भी पार्टी का सरकार हो, किसी भी राज्य का प्रॉब्लम हो जाए, तुरंत उसका मसला होगा। और जो मैंने आज विषय आपके सामने रखा, आप लोग ज़रूर इस बात को सामने उठाएं। क्या आप क्या पेपर तक ही रह जाती है सारी नीतियाँ, उसका जो पब्लिक को उसका इंटरेस्ट नहीं मिल पाता, ना तो अवेयरनेस होती है ना पब्लिक तक लाभ पहुँचता है उसका। नहीं, ऐसा नहीं, मैं भी रहा हूँ, पब्लिक तक नहीं मिलता। मैं राज्य के मुख्यमंत्री के दौरान काम किया था, मुझे मालूम है पब्लिक को क्या नहीं मिलता है। किंतु हर जगह पे सिस्टम ऐसा एक जो सभी मंत्री सिस्टम को चलाते हैं ऐसा कुछ भी नहीं, इसमें ब्यूरोक्रेट भी है। तो उनको मॉनिटरिंग ढंग से करना है और उनसे काम लेना, ये मुख्यमंत्रियों का काम है। और मैं आशा करता हूँ नायब सिंह सैनी जी को हम लोगों ने हरियाणा की जनता ने, आप ही लोगों ने दूसरी बार मुख्यमंत्री बनाया और आपने उठाया। मैं नायब सिंह सैनी जी को मैं आपको बोल रहा हूँ, मैं आज ही जाते ही फ़ोन करूँगा, बोले इसको आप मॉनिटरिंग करें। और हरियाणा में बहुत अच्छा व्यवस्था होनी चाहिए और आपके पास वो व्यवस्था है। बोला मिडिल क्लास को 12 लाख तक रिबेट दे दिया, तो वो राशिया देगा ना, हमको देना पड़ेगा। नहीं सर, अब आप चाहे तो दोनों तरफ खाने के, क्रूरल वहाँ से सस्ता मिला तो आपको इधर दे दे, तो आपको तो डायरेक्टली किसी को सभी लोग पेट्रोल डीजल डेली खरीदता नहीं, किंतु सभी लोगों को 10,000 रुपीज़, 70% लोगों को 10,000 रुपीज़ सभी लोगों को बोनस मिलने वाला है। उसका हिसाब क्यों नहीं करते, उसमें से खर्चा कर लो 5,000 रुपये। 12 लाख रुपये तनख्वाह भी चाहिए, 12 लाख तक तनख्वाह, इसके नीचे को भी मिलेगा। आज 12 लाख वाले स्लैब कितने हैं? 12 लाख ज्यादा जितने भी स्लैब हैं 5 से 6 लाख वाले हैं। ठीक है, 5-6 लाख। लेकिन अगर आप इसमें पेट्रोल और डीजल में थोड़ा कर इसमें कम कर देते तो जो असली जो है ना मध्यम वर्ग, जिसको असली मध्यम वर्ग करते हैं, वो उनके ऊपर राहत मिलती। मैं आपको एक बात बताता हूँ, भारत में सबसे ज़्यादा स्टेट और राज्य, स्टेट और केंद्र दोनों को जो टैक्स आता है वो पेट्रोलियम से ही आता है, आपको सभी को मालूम है।
राज्य को, मैं भी तो सरकार चला हूँ, राज्य का भी जो इनकम आती है, बहुत सारे राज्य सरकार जो अपोजिशन के हैं उनके यहाँ पेट्रोल डीजल का बीजेपी स्टेट से ज़्यादा है। कोरोना के समय माननीय प्रधानमंत्री ने 5% कम करके हम लोगों को बोला 5% तुम लोग कम करो, हम लोगों ने कर दिया, किंतु एक भी नॉन बीजेपी स्टेट में नहीं किया। अब उनका देखो, बोलता कुछ करता कुछ, उल्टा उन्होंने बढ़ा दिया, बंगाल में बढ़ा दिया, महाराष्ट्र में उस समय उनकी सरकार की बढ़ा दी। यदि सरकार चाहे तो जब पेट्रोल और का सबका एक ही स्लैब हो, पूरे देश में एक स्लैब हो और उसमें कटौती भी करें। देखिए ये आप ऐसे मोदी जी को बोलता है, मोदी जी भाई इनको साथ अन्याय करता है, सारा दिन बोलते रहता। अभी आपने और एक मेरे को मैंने बुद्धि दे दिया, जो सभी का स्लैब हम तैयार कर ले तो सबसे पहले ममता दीदी आपके घर में आएंगे। आपको रखना है दीदी को तो आप कर सकते हैं ऐसा प्रस्ताव। ये लोग अपने अपने स्टेट में इसी से रेवेन्यू कलेक्ट करता है। वो हम लोग करने के बाद भी हम इस केंद्र सरकार, भारत के नियम है संविधान के, राज्य जो लॉ बनाता है और केंद्र लॉ बनाता है, दोनों में कंट्रीडेट करे तो केंद्र का लागू हो जाता है, ऐसे है ना संविधान में। उसके बाद भी मोदी जी चुप करके बैठे रहते हैं। और आप जो बोल रहे हो ऐसा करने के लिए जाएंगे, पहले ये लोग चित कर रहे थे, हमारे फेडरलिज्म को ख़त्म कर दिया मोदी जी ने, पूरा चलाने लग गया। हमारा राज्य सरकार की जो क्षमता है उन्होंने सीज कर लिया। तो ये कम से कम सुझाव किसी को मत दीजिएगा। चलो प्रभारी जी, हरियाणा में मौसम चुनाव का है, दिल्ली में आप परास्त करके आ गए, सरकार बन गई, ट्रिपल कमेटी। हरियाणा में मौसम एक बार फिर चुनाव का है, नगर निगम के चुनाव है 34 नगर निकाय पे, तो क्या मान के चलते हो कि और आपकी कुंडली में हार नहीं है सर? यहाँ भी क्लीन स्वीप अभी भी आपको संदेह है? आपने कहा आगे ईश्वर क्या करेगा मैं नहीं जानता हूँ, अभी तक तो देखा नहीं। ईश्वर मुझे अहंकार ना दे, झुक के लेना चाहिए। अब तक मैंने ऐसा देखा, इसलिए मैं बोलता हूँ, जो मैंने तो देखा नहीं सच बोलता हूँ, इसमें कोई झूठ नहीं है। मैंने नहीं हारा तो मैं कैसे बोल सकता हूँ? ईश्वर जब तक ऐसा रखे वही मेरे लिए अच्छा है। और आपकी विषय जो राजनीतिक जो पारा है, मुझे लगता है सब लोगों में से आपके अंदर चढ़ा सा ज़्यादा है, इसलिए आपने ये क्वेश्चन किया है। मौसम चुनाव का है ना? भविष्य में मौसम, इस मौसम में आपको सबसे मौसम मालूम चल गया, ऋतु चेंज होता रहता है मौसम, किंतु किसी को जल्दी पता चलता है, किसी को पता, जैसे राहुल गांधी को पता नहीं चलता कब सर्दी आता है, कब गर्मी आता है। तो इसलिए सबके लिए मौसम सबको मालूम नहीं चलता, आपको मालूम चला। और मैं आशा करता हूँ हरियाणा में अभी जो नगर निगम की और निकाय की जो इलेक्शन होगा, जनता बड़े मात्रा में भागीदारी इसमें करे, क्योंकि देखो हरियाणा लगभग सेमी अर्बन स्टेट है। हरियाणा के लगभग 50% एरिया, 50% से ज़्यादा सब तो शहरी है। और आप लोगों का नसीब भी, आप जहाँ फरीदाबाद में बैठे हो, मंत्री भी आप ही लोगों का है, यहाँ का ही है फरीदाबाद में तो 4 मंत्री है। एक केंद्र का मिनिस्टर ऑफ स्टेट है, एक मंत्री मेरे साथ बैठे हुए हैं, अब बाकी 2 मंत्री चंडीगढ़ में वही होगा। तो आप लोगों का तो अच्छा मौसम सुंदर बनाने का मैंने सहूलियत है, इतने सब मंत्री मिलने के बाद भी, और पूर्व मंत्री भी यहाँ बैठे हुए हैं। तो मैं आशा करता हूँ जो आपने बताया, इस मौसम को और राजनीतिक मिजाज को डेमोक्रेसी की परिभाषा के हिसाब से जो भी अपोजिशन है और सत्ता पक्ष है, दोनों मिलके इस इलेक्शन को लड़े, अच्छा से लड़े, और लोगों का भागीदारी इसमें ज़्यादा हो। वोट परसेंटेज मैंने देखा असेंबली में भी, फरीदाबाद में 1-2 कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसा थे जिसमें 48% तक 42% वोट होता है। ये अच्छा लक्षण नहीं है। वोट बड़े मात्रा में करनी चाहिए। इस बार आपने देखा होगा, जिस दिल्ली में लोग वोट नहीं करते थे पॉश एरिया में, हम लोगों ने डोर टू डोर गए, मैन टू मैन संपर्क किया, और इस बार वोटों परसेंटेज दिल्ली में बढ़ी है। तो लोगों का एक वो था, नहीं दिल्ली में तो बढ़ ही नहीं सकता। 2% कम है सर। नहीं 2% कम है, 60% था पिछली बार, इस बार 60%। नहीं 60% तो हुआ है, बढ़ा है। मैं आपको बोल रहा हूँ पॉश एरिया में, आपको मैं बोल रहा हूँ पॉश एरिया में। आपको दिल्ली के ओवरऑल परसेंटेज बढ़ा है, सब मैं नहीं बोल रहा, पॉश एरिया में बढ़ा है। आप डिफेंस कॉलोनी को उठा लेना, GK1 GK2 में आप लिख लो, मैं तो एक गणित करके देखता हूँ। न्यू दिल्ली का आप देख लो, सरोजिनी का देख लो, मैंने एक करके सब जगह में बढ़ा। देखिए इस विषय में तो बात करने के लिए सतीश पुनिया जी है, यहाँ का प्रभारी है, प्रदेश अध्यक्ष है, और सर्वोपरि माननीय नड्डा जी है। मुझे लगता है
पार्टी के नियम नीति के अनुसार में इसके ऊपर पार्टी व्यवस्था लेंगे। और पार्टी के ऊपर कोई नहीं है, पार्टी है तो हम लोग का अस्तित्व है, क्योंकि हम किसी परिवार से नहीं आते। पार्टी के अनुसार बात करें तो अनिल विज जी को पार्टी ने कारण बताओ नोटिस दिया था, उसके बाद उन्होंने 8 जवाब दिए हैं जिसमें हरवाने का, मरवाने का और तरीके के एलिगेशंस उन्होंने लगाए हैं। इस बारे में क्या कहेंगे? देखिए, उनको जवाब पूछा गया है और जवाब क्या दिया वो भी आपके पास 8 पन्ना है, मेरे पास तो पहुंचा नहीं है। और उनका अधिकार क्षेत्र में आते हैं, जब उनको पूछा जाएगा तो वो अपने हिसाब से इसका जो विवरण उत्तर देना उनको उनका अधिकार है। और इसके ऊपर हमारी डिसिप्लिनरी कमेटी है, वो कमेटी देखेगा, उसके बाद निर्णय लेगा। इनको जो पूछना उन्होंने पूछा, उन्होंने जवाब दिया, तो हमारे डिसिप्लिन में एक कमेटी होता है, हर स्टेट में, सेंट्रल में भी होता है। वो कमेटी इसको देखेगा, पढ़ेगा, रिव्यू करेगा, आफ्टर देन सिद्धांत लेगा। ये जो चुनाव में टिकट नहीं मिला, कार्यकर्ता को लेटर भी दिया है, उनसे कैसे निपटेंगे आप? ये हर चुनाव में ऐसा होता है, सबको टिकट नहीं मिल सकता। मेरे जो साथ बहन बेटी ये भी तो MP थी, उनको भी तो टिकट नहीं मिला, तो इसलिए उन्होंने क्या बीजेपी का छोड़ दिया ना, बीजेपी का काम करना छोड़ दिया। मैं देखता बहुत ज़्यादा करती है, पहले से ज़्यादा काम करती है पार्टी। समय समय पर भाई मुझे भी तो मुख्यमंत्री से 4 महीने पहले निकाल दिया गया था, तो इसलिए मैं दुख प्रकट करूँ क्या? मुझे तो अच्छा हुआ आप लोगों के पास पहुँच गया, हरियाणा में पहुँच गया, मुझे सबको जानता है। तो नुकसान पहले 2-4 दिन लगता, ये डिसीजन ठीक नहीं हुआ। परवार जी एक लास्ट सवाल है, तो मुझे अच्छा लगा, करते हैं। अच्छा नहीं एक हुआ, बस लास्ट बताओ अच्छा नहीं हुआ? बिल्कुल बिल्कुल अच्छा हुआ। आपकी किस्मत से हरियाणा जीत गए सर। अरे ये बात बोलोगे तो आपको हुड्डा के घर में घुसने नहीं देगा। परवार जी आप सभी- दिल्ली ट्रेन हादसे पर क्या कहना चाहेंगे? दुर्भाग्यपूर्ण है और इसके ऊपर हाई पावर कमेटी ने जांच करने के लिए व्यवस्था किया हुआ है। और ये किसी भी हालत में इसको जो भी दोषी रहेगा इसको नहीं छोड़ा जाएगा। मैं मानता हूँ इसके ऊपर रेलवे मंत्री जो है अश्विनी जी सक्षम व्यक्ति है, गृह मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी, JP नड्डा जी, हमारे जितने भी सुरक्षा मंत्री, मैंने देखा सभी लोगों ने इसके ऊपर सख्ती से कार्रवाई करने का आश्वासन दिया है। और दुखद तो है ही है, इस तरीके से किसी का समय के पहले मृत्यु होना दुखद है और इसके ऊपर कार्रवाई जरूर करें।